हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है धोखे से शादी। मेहमानों के साथ साथ घर में रौनक भी बढ़ रही थी। ढोलक की थाप, बन्ना बन्नी के गानों से प्रीति के घर का आंगन गुलजार था। प्रीति की बुआ शकुंतला ढोलक पर थाप दे रही थी। गीत गाती महिलाओं के स्वर जैसे ही मध्यम पड़ते वो तेज से बोलती, अरे जोर से गाओ ताकि मोहल्ले वालों को पता चले कि मेरी भतीजी की शादी है। आखिर लाखों में एक दूल्हा मिल रहा है मेरी भतीजी को। पूरे मोहल्ले में उतने सुंदर और अमीर लड़के से किसी की बेटी का विवाह ना हुआ। आज आने दो इस घर के नए दामाद को। अरे लड़कियों, तुम सब भी कुछ नए जमाने के बन्ना बन्नी के गीत गाओ। तभी प्रीति की सहेलियों ने उसे छेड़ते हुए बन्ना बन्नी के गीत गाना शुरू किया। रघुपति राघव राजा राम, ऐसा हस्बैंड दो भगवान। सुबह सुबह पति चाय बनाए, खुद पिए और हमें भी पिलाए, और कहे पी लो मेरी जान, ऐसा हस्बैंड दो भगवान। जिसे सुन कोहबर में बैठी प्रीति मन ही मन मुस्कुरा पड़ी। लेकिन इस सब तैयारियों के बीच उसके माता पिता को कुछ खटक रहा था। तो वो था प्रीति के मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपी उसकी उदासी। प्रीति की माँ सावित्री ने बहुत कोशिश की जानने की, लेकिन प्रीति ने हर बार बहाना बनाकर बात मुस्कुराकर टाल दिया। सावित्री जी जब भी प्रीति से कहती, प्रीति तुझे अमन पसंद तो है ना, तू खुश तो है ना इस रिश्ते से, तब प्रीति कहती, ये कैसी बातें पूछ रही हो माँ, आपकी और पापा की पसंद ही मेरी पसंद है और आप सबकी खुशी में ही मेरी खुशी है। शहरी परिवेश मुंबई में पला बड़ा अमीर परिवार का अमन देखने में 6 फीट लंबा, बेहद सुंदर, गौरपूर्ण, आकर्षक व्यक्तिगत का था। अमन घर का ही बिजनेस पिता के सहयोग करता था। इधर प्रीति एक छोटे टाउन एरिया की निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। शावली सलोनी प्रीति को जब अमन के घर वालों ने पसंद किया तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था। अमन से रिश्ता तय होते सभी आसपास जान पहचान वालों को प्रीति किसकी किस्मत से भाग्यशाली नजर आने लगी थी। जिसको सब उसके रंग रूप की वजह से बात बात पे ताना मारा करते थे, वो भी आज कह देते किस्मत हो तो प्रीति जैसी। प्रीति की बुआ जिन्होंने प्रीति का रिश्ता तय कराया था, खुद को किसी 30 मार खां की तरह सबके सामने रखती और रिश्ता तय कराने का वाहवाही लूटती। लेकिन प्रीति को अमन का व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। शादी तय होने से लेकर शादी के दिन तक अमन ने कभी भी अकेले में या फ़ोन पर प्रीति से बात करने की कोशिश नहीं की थी। इस बात को लेकर जब उसकी सहेलियां जब भी प्रीति से पूछती कि अच्छा बता जीजा जी कितनी बात होती है, तो प्रीति बात को छिपाते हुए कहती है, अरे वो व्यस्त रहते हैं, उनकी आदत भी नहीं ज़्यादा बोलने की, वो आजकल के लड़कों की तरह नहीं फालतू की बकबक करने वाले। शाम को दरवाजे पर बारात आई, जिसने अमन को दूल्हे के रूप में देखता ही रह गया। तभी मेहमानों में मौजूद एक बुजुर्ग महिला जब जयमाला के स्टेज पर दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने गई तो उसने एकाएक सबके सामने कहा, हाय दूल्हा तो पलाश के फूलों सा सुंदर है। जिसे सुन सभी हंसने लगे। कुछ को प्रीति की किस्मत से जलन होती तो कुछ कहते आखिर ऐसा क्या देख लिया लड़के और उसके घर वालों ने लड़की में जो कौवे संग हंस की जोड़ी बना दी। पूरी शादी के दौरान अमन ने सबसे बड़े अच्छे से बात की। उसकी सुंदरता, मुस्कुराहट एवं हंसमुख स्वभाव को देखकर सब बहुत खुश हुए। प्रीति की सहेलियों ने सजे कान में कहा, चल झूठी, तू तो कह रही थी कि जीजा जी कम बोलते हैं, तो फिर अभी ये कैसे बोल रहे हैं। ये सुनकर प्रीति मुस्कुराने लगी। बड़े धूमधाम से प्रीति की शादी अमन से संपन्न हो गई। विदा होकर जब प्रीति अमन संग कार में बैठी तो अमन ने उसकी तरफ पलटकर देखा तक नहीं और खिसक दूर दूसरी तरफ चेहरा घुमाकर खिड़की के बाहर देखने लगा, जिसे देख प्रीति के मन में
अपने शादीशुदा जीवन को लेकर असीम डर और आशंकाएं भर गई। खैर, प्रीति विदा होकर अपने शहर के ही होटल में ठहरी थी, क्योंकि अगले दिन सुबह 6 बजे की उनकी फ़्लाइट थी। उनके साथ घर के अन्य सदस्य भी वहां मौजूद थे। पढ़ाई लिखाई के साथ प्रीति ने बीट्यूब का कोर्स भी कर रखा था। ससुराल में सास सुमन, ससुर अमर नाथ जी एवं 2 शादीशुदा नंदे निशा और सिया थी। प्रीति की एक जेठानी रुचि भी थी, जिनका शादी में आना नहीं हो पाया था। हालांकि जेठ अजय शादी में शामिल हुए। दोनों भाइयों में आपसी प्रेम भी बहुत था। ससुराल में कोई जेठानी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता था। बातों बातों में बस छोटी ननद निशा ने सिर्फ इतना ही कहा, भाभी का स्वभाव घमंडी और मुंहफट है, इसलिए हम इस बार सुंदर और अमीर नहीं बल्कि छोटे शहर की पारिवारिक लड़की को घर की बहू बनाना चाहते थे। प्रीति अमन के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक कमरे के खुलने से वो बेड से उठ खड़ी हुई। देखा तो अमन कमरे में दाखिल हुए। अमन को कमरे में देखते प्रीति की धड़कनें तेज हो गई। चेहरा शर्म से सुर्ख लाल हो गया। नजरें झुकाए कनखियों से प्रीति अमन की तरफ देख रही थी कि तभी अमन ने मुस्कुराकर कहा, तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले? इतने भारी कपड़ों में कैसे नींद आएगी? जाओ जाकर कपड़े बदल लो, तुम भी थक गई होगी। प्रीति अमन को मुस्कुराता देखकर खुद मुस्कुराने लगी और मन ही मन सोचने लगी, कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रही, और कपड़े लेकर बाथरूम में बदलने चली गई। कपड़े बदलकर प्रीति जब बाहर आई तो देखा अमन सो चुका था और उसे भी अमन के चेहरे को देखते देखते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अचानक उसके कानों में अमन की आवाज़ आई, प्रीति उठकर तैयार हो जाओ, हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है। प्रीति ने आंखें खोली तो देखा अमन का मुस्कुराता हुआ चेहरा वापस गंभीर बना हुआ है। अब अमन उसके लिए एक पहेली बन चुका था। जहाँ एक तरफ प्रीति सास और नंदों का प्यार और अपनों देखकर खुश होती, तो दूसरी तरफ अपने पति का उसके प्रति ऐसा व्यवहार उसकी समझ से बाहर का था। प्रीति ने पर्स से फ़ोन निकाल कर देखा तो उसकी माँ का फ़ोन था। औपचारिक बातचीत के बाद प्रीति की माँ ने कहा, देख बिटिया, तेरे मायके की इज्जत का सवाल है। वहाँ किसी को कुछ भी शिकायत का मौका मत देना। सबका ख्याल रखना। कितने भले लोग हैं, बिना दान दहेज के खुद के खर्चे पर शादी की, वरना हमारी इतनी औकात कहाँ थी। अब तो बस तेरी बहनों को भी तेरे जैसी ससुराल वाले मिल जाए तो हम लोग गंगा नहा लें। अच्छा सुन, दामाद जी कैसे हैं? आसपास हो तो ज़रा उनसे भी बात कराना, हाल चाल ले लूँ। प्रीति ने सामने बैठे अमन को देखा जो मोबाइल में कुछ देख रहे थे। अमन की दिलचस्पी ना देखकर प्रीति ने बहाना बनाते हुए अपनी माँ से कहा, वो भी अच्छे हैं माँ, अभी घर पर नहीं हैं, कहीं बाहर गए हुए, आएंगे तो बात करा दूंगी। अच्छा चलो अब रखती हूँ। दिन भर आने जाने वाले मेहमानों के बाद रात में फिर जब अमन कमरे में आए तो प्रीति ने देखा कि अमन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इस बार अमन ने बिना कुछ बोले प्रीति को सीधा अपनी बाहों में भर लिया। लेकिन अब प्रीति का मुस्कुराता चेहरा मलिन पड़ चुका था, क्योंकि जिस स्पर्श में प्यार का एहसास होना चाहिए था उसकी जगह दर्द ने ले ली थी। प्रीति को पता चल गया कि अमन की मुस्कुराहट शराब के नशे में है। शराब के नशे में चूर अमन ने प्रीति के साथ अपनी शारीरिक भूख खत्म कर उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। इधर निर्जीव बिस्तर पर पड़ी प्रीति की आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। आज उसके टूटे दिल और टूटी चूड़ियों के दर्द की चीख सुनने वाला कोई नहीं था। शराब के नशे में जब अमन ने प्रीति से कहा, तुम जैसी लड़कियों को तो मैं अपने आसपास भी भटकने नहीं देता था, लेकिन मेरी बदकिस्मती और तुम्हारी खुशकिस्मती देखो कि तुम्हें मुझ जैसे सुंदर पति और मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। पूरी रात प्रीति की आंखों से नींद गायब रही। वो सोचती रही, क्या वाकई उसकी किस्मत अच्छी है? क्या मेरे अच्छे कर्मों से मुझे अमन जैसा हमसफर मिला? अगले दिन सुबह लड़खड़ाते कदमों से प्रीति नहा धोकर तैयार कमरे में बैठी थी। अमन बेसुध सोया था।
जिसे देखकर प्रीति के मन में उसके प्रति अब प्रेम नहीं घृणा ने जन्म ले लिया था, क्योंकि जिसे वो अब तक अपना पति परमेश्वर मान रखी थी, असल में उसका रूप तो हकीकत में कुछ और ही निकला। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अपने ही ख्यालों में खोई प्रीति दरवाजे की दस्तक से ख्यालों से बाहर आ गई और बिस्तर से उठकर दरवाज़ा खोला। देखा तो सामने उसकी सास सुमन जी थी। सुमन जी ने प्रीति से कहा, बहू चलो, रसोई में तुम्हें सब कुछ बताना भी है। अब अपनी जिम्मेदारियों को संभालो, क्योंकि अब ये घर, पति और उसका परिवार सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तो मैं सब जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती हूँ। अपनी बहू रूपी इस प्यारी सी बेटी को देकर प्रीति ने चुपचाप हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से अपनी सास के साथ रसोई में आ गई। शरीर पर पड़े नीले निशान को देखकर सुमन जी ने कहा कि दाग या तो छिपाना सीख लो या मिटाना, क्योंकि एक सफल गृहिणी और आदर्श पत्नी की यही निशानी होती है कि उसके घर और परिवार की कोई बात घर से बाहर ना जाए। प्रीति देखो बेटा, मैं तुम्हें ये एक सास की नहीं माँ की हैसियत से समझा रही हूँ, क्योंकि ये सब कुछ सभी औरतों के साथ होता है और आदमी तो होते ही ऐसे हैं। खैर चलो काम देख लो। और वो प्रीति को घर के सारे काम समझाकर रसोई से निकल आई। इधर दर्द से कहराती प्रीति अकेली रसोई में बैठ अपना मुंह दबाए रोने लगी, क्योंकि आज ना तो उसकी कोई चीख पुकार सुनने वाला था, ना ही उसका कोई दर्द समझने वाला था। तभी उसे उसकी सास ने आवाज़ दी, प्रीति जल्दी करो बेटा, सबके लिए नाश्ता चाय तैयार करो वरना देर हो जाएगी। सबके लिए चाय नाश्ता तैयार करके प्रीति ने दे दिया। सभी ने नाश्ते की तारीफ की, लेकिन अमन बिना खाए ही घर से बिना बताए बाहर चला गया। प्रीति अभी अमन के बारे में सोच ही रही थी कि उसकी सास ने कहा, बेटा रसोई साफ कर लो, तो मैं दोपहर का खाना बता देती हूँ कि क्या बनाना है। सच से अनजान प्रीति सोचने लगी, इतने अमीर ससुराल में एक भी नौकर या नौकरानी नहीं, बड़े आश्चर्य की बात है। अब प्रीति के मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे, लेकिन वो पूछे तो किससे, आखिर सारे प्रश्नों के उत्तर दे कौन। जब अमन को प्रीति पसंद ही नहीं थी तो अमन ने प्रीति से शादी की ही क्यों। आखिर इतने बड़े शहर में रहने वाले अमीर लड़के को लड़कियों की कोई कमी थी नहीं, जिससे चाहते उससे शादी करते, फिर मुझसे शादी क्यों की। प्रीति की सास और नंदे उससे बहुत प्यार से बात करती। कोई भी उनके व्यवहार को देखकर सोचता कितने अच्छे और उच्च विचार हैं इन लोगों के, लेकिन सास ननद के व्यवहार को भी लेकर एक तरफ उसका मन कहता कि वो लोग अच्छे हैं, लेकिन दिमाग कहता नहीं, ये प्यार नहीं दिखावा है, जिसका सहारा लेकर वो लोग तुझे मूर्ख बनाते हैं। कहाँ तो प्रीति शादी के बाद अपनी शादी और हनीमून के सपने देखा करती थी कि शादी होते ही वो उलझनों में उलझ कर रह गई। उसे लगता था कि दामाद के रूप में उसके माता पिता को सम्मान देने वाला बेटा मिल गया है, जिससे उसके माता पिता की तकलीफ अब कम हो जाएगी और अब वो पूरे अधिकार और सम्मान से माता पिता की मदद कर पाएगी। लेकिन उसके सपने ही रह गए। यहाँ तो उसको खुद के अस्तित्व की लड़ाई अब लड़नी थी। अब अपनी ससुराल में अपने पति के दिल में वो खुद के अस्तित्व को स्थापित करने की लड़ाई लड़नी थी। घर के काम करके प्रीति थक चुकी थी। मुंबई आने के एक सप्ताह तक यही सब चलता रहा। प्रीति की माँ का जब भी फ़ोन आता तो उनसे हंसकर ही बात करती, क्योंकि उसे पता था कि उसकी परेशानी सुनकर उसके माँ पापा परेशान हो जाएंगे और लौटकर गई तो समाज में उनकी बदनामी होगी, वो अलग। इसलिए उसने चुपचाप रहना और अपनी तकलीफ़ को छुपाना ही बेहतर समझा। एक दिन उसकी सास ने सुबह सुबह आकर उससे कहा, प्रीति एक कप चाय अधिक बनाना, अजय आया हुआ है। जेठ जी का नाम सुनते उसे लगा कि शायद जेठानी भी उससे मिलने आई होंगी। उसने सास से पूछा, माँ जी लेकिन जेठ जी आए कब? क्या भाभी भी आई हैं साथ में? अजय तो कल रात में ही आया, लेकिन जेठानी के नाम पर कोई जवाब न मिलने से
वो समझ गए कि वो गलत थी। जेठ जी अकेले ही आए थे। उसको समझ में ये कुछ भी गोलमाल नहीं आ रहा था। वो सोचती, हे भगवान, कहाँ आकर फंस गई मैं। क्या घर है, एक बेटा दिन भर घर में रहता है, एक बेटा तो आया लेकिन जेठानी का कोई नाम क्यों नहीं ले रहा है। अब अजय भी घर में साथ ही रहने लगे। तब प्रीति को समझते देर न लगी, ये लोग कोई अमीर खानदान के नहीं बल्कि दिखावे के अमीर है, कागजी शेर की तरह। एक दिन शाम को जोर जोर से गाली गलौज की आवाज़ आ रही थी। प्रीति ने झाँक कर देखा तो लेन देन पैसा चुकाने की बात कर रहे थे। पता चला अमन ने किसी बिजनेस के लिए लाखों रुपए उधार लिए थे जो उसने चुकाए नहीं। हाथ पांव जोड़कर किसी तरह सुमन जी और अजय ने उन लोगों से विनती की कि कुछ दिनों का और मोहलत दे दे। तभी घर में उसकी जेठानी रुचि का आगमन हुआ, जिसे देखते ही सबके चेहरे के रंग उड़ गए। अजय ने कहा, रुचि तुम इतनी जल्दी, तुम तो 1 महीने बाद आने वाली थी ना। तब रुचि ने कहा, अरे घर के अंदर तो आने दो कि सारे सवाल यही पूछ लोगे। पापा अब ठीक हैं, डॉक्टर ने कहा परेशानी की कोई बात नहीं। भैया भी इंडिया ही आ गए हैं माँ पापा के साथ रहने के लिए। दरवाजे की ओर से झांकती प्रीति रुचि को देखकर देखती ही रह गई। पता नहीं क्यों उसका दिल खुशी से रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू झलक आए। जेठानी को देखते उसे ऐसा लगा जैसे उसे अपनी कोई बड़ी बहन मिल गई हो। झटपट वो रसोई से पानी लेने गई उनको देने के लिए कि तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज़ दी, तुम कौन हो? प्रीति ने पलटकर देखा तो रुचि थी। प्रीति सोचने लगी, इसका मतलब इन्हें ये पता ही नहीं कि मेरी शादी इनके देवर से हो गई है। प्रीति ने आगे बढ़कर रुचि के पैर छुए। तब रुचि ने कहा, खुश रहो, माफ़ करना, लेकिन मैंने तुम्हें पहचान नहीं। तभी पीछे से अजय ने आकर कहा, ये अमन की पत्नी है। प्रीति अब तुम कमरे में चलो। इतना सुनते ही गुस्से और आक्रोश में भरी रुचि ने खुद को शर्मित करते हुए कहा, क्या? लेकिन कब हुई शादी और मुझे तुमने बताना भी जरूरी नहीं समझा? अजय ने कहा, तुम कमरे में चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। तभी सुमन जी ने कहा, क्यों बताते तुम्हें? ताकि तुम उसकी शादी बिगाड़ सको। जानबूझकर हमने तुम्हें कुछ नहीं बताया। वो तो शुक्र हो मेरे हीरे जैसे दामाद का जो उसने अमन का विवाह करा दिया, वरना तुम तो उसकी शादी ही न होने देती। अजय लेकर जाओ इसे कमरे में और समझा देना कि प्रीति से दूर ही रहे। खबरदार जो उसे बिगाड़ने की कोशिश की तो मैं इसकी परछाई भी प्रीति पर नहीं पड़ने देना चाहती। रुचि आवोक प्रीति को देखती रह गई। चुपचाप खड़ी प्रीति कुछ भी समझने में असमर्थ थी कि तभी सुमन ने उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में लेकर आई और उससे कहा, बहू तुम अमन को या शादी को लेकर कभी कोई बात रुचि से साझा मत करना, ना ही उससे तुम्हें बात करने की ज़रूरत है। उसकी तो आदत है बातों को बड़ा चढ़ाकर बताने और झगड़े लगाने की, इसलिए तुम उससे दूर ही रहना। मैं तो सिर्फ उसे अपने बेटे की वजह से झेलती हूँ। अच्छा हुआ शादी के समय वो अपने मायके थी 3 महीने से, वरना तो शादी होना मुश्किल था। उसके बुरे कर्मों का नतीजा ये है कि मायके में उसके बाप का पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया और शादी के 5 साल हो गए लेकिन अभी तक बांझ है। प्रीति चुपचाप कमरे में मूक दर्शन की भांति सब कुछ सुन रही थी। इधर अजय ने रुचि को कमरे में लाकर कहा, देखो रुचि, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम प्रीति से कुछ भी नहीं कहोगी और अपना काम खत्म करो और अपने कमरे में आ जाओ। तब रुचि ने कहा, लेकिन अजय, क्या प्रीति को अमन का सच पता है? क्या प्रीति की शादी अमन से सच बताकर हुई है या वैसे ही हुई जैसे तुम्हारी और मेरी हुई थी, झूठ बोलकर? अजय ने गुस्से में कहा, क्या बताया गया क्या नहीं तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए, बस तुम्हारी जुबान बंद रहनी चाहिए। पूरी रात रुचि की आंखों से नींद गायब रही। न चाहते हुए भी बार बार उसके सामने प्रीति का मासूम चेहरा आ जाता। 2 दिन तक घर में शांति और चुप्पी छाई रही। रुचि और प्रीति एक दूसरे को देखते साथ काम करते, लेकिन बात कोई किसी से नहीं करता। तीसरे दिन रात को अचानक रुचि को
प्रीति की कमरे से गाली और थप्पड़ की आवाज़ आने लगी। प्रीति की बचाओ प्लीज़, अमन मुझे मत मारो की आवाज़ आ रही थी। रुचि भागकर अपने कमरे से निकलने लगी तो अजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कहाँ जा रही हो? ये उनका निजी मामला है, तुम्हें उसमें कुछ नहीं बोलना है। रुचि ने गुस्से में अजय से कहा, अजय मेरा हाथ छोड़ो वरना 2 साल पहले आई इस दरवाजे पर पुलिस आज एक बार फिर आ जाएगी। और ये दर्द भरी चीखती आवाज़ इसे निजी मामला नहीं कहते, समझे? रुचि भागकर कमरे में गई जहां अमन पैरों से प्रीति को मार रहा था कि तभी रुचि ने अमन को पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पे मारा और झटके से उसे प्रीति से दूर धक्का दे दिया। नशे में चूर अमन को अपना होश ही नहीं था। वो बड़बड़ाता हुआ बेड पर गिरा और उसी हालत में सो गया। इधर दर्द से कहराती प्रीति रुचि से गले लगकर फूट फूट कर खूब रोई। रुचि ने उसे सहारा देकर उठाया और उसे हिम्मत रखने के लिए कहा। उसने कहा, प्रीति अब रोना बंद करो, तुमने क्यों की अमन से शादी? क्या तुम्हें इसका सच नहीं पता था कि अमन नशे का आदी है, जिस वजह से उसके कई रिश्ते टूट गए और अब तो रिश्ते भी आना बंद हो गए थे, इसलिए तो 38 साल की उम्र में भी वो अब तक कुंवारा ही था। इतना सुनते प्रीति ने कहा, लेकिन हमें तो ये बात पता ही नहीं थी, हमें तो बताया गया कि ये बिजनेस संभालते हैं और पढ़े लिखे हैं। तब रुचि ने कहा, नहीं प्रीति, अमन तो सिर्फ 10वीं पढ़ा हुआ है, वो भी 5 बार फेल होने के बाद पास हुआ है। वो कुछ नहीं करता सिवाय नशा और लड़कियों को परेशान करने के। उसकी तो सिर्फ शक्ल ही सुंदर है, जिसका फ़ायदा उठाकर वो न जाने कितनी ही लड़कियों को धोखा दे चुका है। अमन से 12 साल छोटी प्रीति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे उसकी ज़िंदगी क्या मोड़ लेगी। पूरी रात देवरानी जेठानी ने एक दूसरे से बात करते हुए गुजार दी। अगले दिन हाल में बुलाकर रुचि को कटघरे में खड़ा किया गया। हाल में उसकी ननद निशा, नंदोई, अजय, अमन और उसके सास ससुर और प्रीति भी मौजूद थी। सब बारी बारी रुचि पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि तभी रुचि और प्रीति ने एक साथ बोला, अगर आप सब ने बोल लिया हो तो अब हम शुरू करें बोलना। रुचि और प्रीति को एक साथ एक सुर में बोलते हुए देखकर उसके नंदोई का गुस्सा 7वें आसमान पर हो गया। उन्होंने गुस्से में गजरते हुए कहा, तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि हमारे सामने जुबान खोलो? तुम दोनों के बाप की औकात नहीं थी कि तुम दोनों की शादी करा सके और अब तुम दोनों हम लोगों को ही आंखें दिखा रही हो। सेट अप मिस्टर अखिल उर्फ आदरणीय नंदोई जी, इज्जत के साथ बात करना, वरना जब हम अपने पर आ गए तब आप हवालात की हवा खा जाएंगे, समझे? आपकी इसी बदतमीजी के कारण आपकी छोटे भाई की पत्नी ने आप पर मुकदमा किया तो जेल जाने की नौबत तो कभी भी आ सकती है, इसलिए चुपचाप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं जो रुचि भाभी मुझे बिगाड़ देंगी। मुझे आपका एक एक सच खुद अमन ने नशे की हालत में बताया। मुझे पता चल चुका है कि आप अमन को ब्लैकमेल करके पैसे एड़ते हैं और आपने ही उसे नशे का आदी भी बनाया ताकि वो आपके इशारों पर नाचता रहे। और भाभी को माँ जी की नज़रों में चोर कि उन्होंने अपने भाई को घर से गहने पैसे चुरा कर दिए जिससे उनका भाई विदेश जा सके। प्रीति के मुंह से ये सच सुनकर आज अखिल के कदम लड़खड़ाने लगे। वो अब अपनी सास सुमन जी की तरफ देखने लगा जो प्रीति की तरफ भाव शून्य होकर देख रही थी। आपने इस घर में फूट डालकर राज करने का बड़ा अच्छा तरीका निकाला था, लेकिन अफसोस आपका ये तरीका हम देवरानी जेठानी पर काम नहीं करने वाला। और एक आखिरी बात, आपने जितने पैसे अमन के नाम पर कर्जे लिए हैं उन सब की भरपाई भी आप ही करेंगे और कल से हम खुद ही अपना सारा बिजनेस का काम काज देखेंगे। आपको हम पर एहसान करने की ज़रूरत नहीं। अखिल ने कहा, मम्मी जी आप कुछ बोलेंगी अपनी छोटी बहू को जो मुझ पर बिना सिर पैर के इल्ज़ाम लगा रही है। अपनी जेठानी के बहकावे में आकर
मुझे अच्छे से पता है ये सब इस तेज तर्रार रुचि की साजिश है। तभी गुस्से में अजय ने कहा, खबरदार अखिल, जो मेरी पत्नी के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हें आज तक सिर्फ अपनी माँ और बहन की वजह से बर्दाश्त करता आ रहा हूँ, वरना तो मैं कब का तुम्हें इस घर से लात मारकर भगा चुका होता। सही कहा प्रीति ने, तुम अब कल से ऑफिस नहीं जाओगे। माँ, इसको बोलिए अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकले। लेकिन बेटी दामाद के प्यार में अंधी सुमन जी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने प्रीति से कहा, तुम्हें कैसे पता कि रुचि ने गहने नहीं चुराए और अखिल अमन को ब्लैकमेल करता है? तब प्रीति ने कहा, माँ जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप क्यों नहीं गई थी जीजा जी की बहन की शादी में? क्यों उन्होंने हमारे घर निमंत्रण नहीं दिया था? अरे वो तो शादी तो सादगी से सिर्फ घर के लोगों के बीच हुई थी, उसमें बाहर का कोई सदस्य या रिश्तेदार नहीं आ गया था। अच्छा तो फिर ये क्या है? प्रीति ने शादी की फ़ोटो दिखाते हुए कहा। सुमन जी ने फ़ोटो देखा तो शादी बहुत ही आलीशान तरीके से हुई थी। दूर और नज़दीक के सब रिश्तेदार आए थे सिवाय सुमन जी के घर वालों के। अखिल की बहन ने सारे जड़ाऊ पुश्तैनी सुमन जी के गहने पहन रखे थे, जिसका इल्ज़ाम रुचि पर लगा दिया गया था। प्रीति ने अमन से कहा, अमन, अगर आज आपने सच नहीं कहा तो पूरी ज़िंदगी इस दलदल से नहीं निकल पाएंगे। उस रात नशे की हालत में जो भूल आपसे हुई वो जीजा जी के कारण ही हुई थी, और नेहा को भी जीजा जी होटल के रूम तक लेकर गए थे ताकि वो आपका सच जानकर आपसे शादी से इनकार कर दे, और उन्होंने धीरे धीरे आपको वो बना दिया जो आप कभी थे ही नहीं। अमन आज खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रहा था। तभी उसकी ननद निशा ने कहा, प्रीति, तुम मुझसे किस जन्म का बदला ले रही हो? क्यों मेरी शादीशुदा ज़िंदगी तबाह करना चाहती हो? तब प्रीति ने कहा, दीदी, आपने अपना मायका और हमारी ज़िंदगी खराब करते समय ये सोचा था? आपने हम लोगों से किस बात का बदला लिया? अगर आपको मायके की प्रॉपर्टी चाहिए थी तो फिर अपने भाइयों की शादी कराकर महान बनने और हमारे साथ खेल खेलने की क्या ज़रूरत थी? आपने हमसे किस बात का बदला लिया कि क्या मैं जान सकती हूँ? माँ जी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? नज़र झुकाए सुमन जी ने कहा, मैंने कंपनी दोनों दामाद और बेटियों के नाम कर दी है। सुमन जी की बात सुनकर प्रीति और रुचि एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्योंकि ससुर जी मानसिक रोगी थे, इसलिए उन्हें कभी किसी काम से कोई मतलब नहीं होता था। सास की बात सुनते रुचि और प्रीति के साथ साथ अजय और अमन के होश उड़ गए। तब अजय ने कहा, माँ, सारा बिजनेस दोनों दामादों के नाम कर दिया? ये क्या मतलब? आपने हमारे बारे में नहीं सोचा? अब तक नजरें झुकाए खड़ी सुमन जी ने गरजते स्वर में कहा, तो क्या तुम दोनों शराबियों के नाम करती कि कभी भी पूरे बिजनेस को बेचकर शराब पी जाओ? तुम्हारे बाप का तो वैसे ही दिमाग काम नहीं करता, वो किसी काम लायक नहीं। तो क्या तुम लोगों के भरोसे रहकर मैं अपना बुढ़ापा खराब करती? अरे, तुम लोगों को तो शुक्रगुजार होना चाहिए मेरे दामाद का, जिसने तुम लोगों की शादी करा दी, वरना तो तुम लोगों से कोई रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं था। और ये कल की आई प्रीति मेरे दामाद का अपमान करेगी। अब तुम लोग देखो मैं क्या कर सकती हूँ। या तो प्रीति अभी मेरे दामाद के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगे, या आज से और अभी से तुम लोगों का इस घर और पैसों पर कोई हक नहीं, समझे? और प्रीति, गहने चोरी नहीं हुए थे, बल्कि मैंने ही उन्हें दिए थे। सोचा था इस बहाने ये रुचि इस घर को छोड़कर चली जाएगी, लेकिन ये तो कुंडली मारकर इसी घर में अब तक है। सब कुछ इस चालाक और तेज तर्रार रुचि का ही काम है। चुपचाप सब कुछ देखते सुनते प्रीति के ससुर सूर्यकांत जी ने बोला, वाह सुमन, क्या बात है। तुम मेरे घर वालों की सगी तो नहीं हो सकी, लेकिन तुमने तो अपने बेटों के साथ भी वही व्यवहार किया जो तुमने आज से पहले मेरे घर वालों के साथ किया था। पहले उन्हें झूठे दहेज के केस में फंसाने की धमकियां दी, मुझसे दूर किया, और अब बेटों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार। भला कौन यकीन करेगा कि कोई सगी माँ भी अपने बेटों के साथ ऐसा कर सकती है। पहले मेरे बच्चों की नज़र में मुझे गलत साबित किया, उन्हें मुझसे दूर किया, और अब उन्हें इस घर से निकाल रही हो।
ये मेरे जीते जी तो संभव नहीं होगा। मेरे बेटे बहू इस घर से कहीं नहीं जाएंगे और ना ही मेरी बहू किसी से माफ़ी मांगेगी। सूर्यकांत जी को बोलता देख सब उनकी तरफ एकटक देखने लगे। बाबूजी, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं, चलिए आपको दवा देकर सुला देता हूँ, आप आइए मेरे साथ कमरे में। अखिल ने सूर्यकांत जी का हाथ पकड़ते हुए कहा। अपना हाथ अखिल के हाथ से छुड़ाकर सूर्यकांत जी ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन काश इतनी चिंता तुम अपनी माँ बाप की भी करते और अपनी खराब नीयत मेरे घर से दूर रखते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन तुम तो पैसों के लालच में इतने अंधे हो गए कि तुमने अपने माँ बाप भाई के साथ साथ मेरे घर को भी अपने धोखे का शिकार बना लिया। अब यहाँ से चुपचाप चले जाओ, इससे पहले कि हमें तुम्हारा साथ पकड़कर इस घर से निकालना पड़े, क्योंकि ये घर आज भी मेरे नाम है। सुमन, तुम भी चाहो तो चली जाओ इस घर से। मैं क्यों जाऊँ इस घर से? मैं तो यही रहूँगी और जो मेरी मर्जी होगी, जैसा मेरा मन होगा, मैं वही करूँगी। अखिल निशा के साथ घर से जाने लगे तो रुचि ने उनको रोककर कहा, आपको आज शायद एहसास नहीं अपनी गलतियों का, लेकिन जिन दो बेटों के घमंड में अंधे होकर आप लड़कियों और औरतों का अपमान करते हैं, कल को आपकी उन्हीं बेटों ने आपको सड़क पर लाकर ना खड़ा किया तो रुचि मेरा नाम नहीं, क्योंकि हमारे कर्म आज नहीं तो कल हमारे सामने आते ही हैं। अखिल ने व्यंग में हंसते हुए कहा, मेरी भविष्य की चिंता छोड़कर तुम अपना पहले आज देखो, सोचो कि अब क्या करोगी और कैसे इस घर को फर्श से अर्श पर लाओगी। कहकर अखिल निशा वहाँ से चले गए। इधर सब सोफे पर बैठकर सोचने लगे कि अब आगे क्या और कैसे होगा, कैसे घर और घर के खर्चे चलेंगे। पूरे घर में सन्नाटा फैल गया, सब खामोश थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सुमन जी उठकर कमरे में चली गई, सूर्यकांत जी घर से बाहर चले गए। तब अजय ने कहा, रुचि, अब हम क्या करेंगे? तुमने सही कहा था कि इस घर के दामाद मदद के नाम पर हम लोगों को मूर्ख बनाकर हमारे ही पैसों हमें देकर हम पर एहसान कर रहे हैं। मैंने माँ और बहनोइयों पर आंख बंद कर भरोसा किया, जिसका नतीजा मुझे आज ये मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा अब हम आगे क्या करेंगे। रुचि ने कहा, अजय, अब जो होना था वो हो चुका, अब ना वो सुधर सकता है ना ही हमारे हाथ में है कि हम उसे सुधार सके, लेकिन अब हमें आगे का सोचना होगा। अजय और अमन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती थी, लेकिन रुचि और प्रीति दोनों पढ़ी लिखी थी, इसलिए उन्होंने नौकरी ढूंढनी शुरू की और उन्हें 20 दिनों में नौकरी मिल भी गई। प्रीति ने उसके बाद बुटीक के काम भी धीरे धीरे शुरू किया और देखते देखते बुटीक के साथ ही रुचि के भाई की मदद से उन लोगों ने कपड़ों का व्यवसाय शुरू किया, जिसमें अब अमन और अजय भी शामिल हो गए। लेकिन इस सब के बीच कोई नहीं बदला तो वो थी सुमन जी का व्यवहार। सूर्यकांत जी ने उसके बाद उनसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। अजय अमन भी सिर्फ काम से काम रखते। एक दिन अचानक सुमन जी ने कहा वो अपनी बेटी दामाद के घर जा रही है, क्योंकि अब वही उनको अपनापन और प्यार सम्मान मिलेगा। लेकिन आज उन्हें जाता हुआ सब देखते रहे, किसी ने उन्हें रोका तक नहीं। इधर प्रीति और अमन के दिलों की दूरियां अब खत्म होने लगी थी। अमन को अब एहसास होने लगा था कि सिर्फ ज़िंदगी में सुंदरता ही सब कुछ नहीं होता। ज़िंदगी जीने के लिए एक सच्चे और समझदार जीवन साथी की ज़रूरत होती है। प्रीति के समर्पण ने उसके दिल में जगह बना ली थी। उसने अपने नशे की लत पर भी काबू पाना शुरू कर दिया था। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी। रुचि ने 2 जुड़वा बेटियों को तो प्रीति ने एक बेटे का जन्म दिया। अपने सम्मान की लड़ाई जो रुचि और प्रीति ने मिलकर शुरू की थी, वो आज पूरे 12 साल के कठिन संघर्ष के बाद पूरी हो चुकी थी। पूरे शहर में सफल व्यवसायी महिला और देवरानी जेठानी के रूप में एक मिसाल कायम कर दी थी। आज रुचि के जन्मदिन के दिन प्रीति उसके पास आई और उसे गले लगाकर कहा, भाभी, मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कैसे कहूँ। कि तभी कमरे में अजय ने प्रवेश किया, जो काफ़ी परेशान दिख रहे थे। अजय को परेशान देखकर रुचि और प्रीति खड़े हो गए। रुचि ने कहा, अजय क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? अजय ने घबराहट में कहा,
अस्पताल से किसी अजनबी का फ़ोन आया था। माँ अस्पताल में भर्ती है, उनकी स्थिति गंभीर है, सोच रहा हूँ क्या करूँ। जिसे सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब रुचि ने कहा, अजय कुछ भी हो वो तुम्हारी माँ है, इसलिए हमें चलना चाहिए। और सब अस्पताल के लिए निकल पड़े। अस्पताल पहुँचने पर पता चला कि सुमन जी आईसीयू में है। अजय को डॉक्टर से पता चला कि सुमन जी की हालत गंभीर है, लेकिन वो किससे पूछे कि वो यहाँ कौन लेकर आए और कैसे उनकी चोट लगी। माँ की हालत देखकर अजय अपना जज्बात रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। तब रुचि ने उसे संभालते हुए कहा, अजय हिम्मत से काम लो, माँ जी को कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि किस प्रकार का बच्चा कैसा भी हो, माँ उसे परेशान करते हुए कभी नहीं देख सकती। ठीक उसी प्रकार एक माँ को उसके बच्चे परेशान नहीं देख सकते। और अजय अमन की तो अपनी माँ में जान बसती थी, लेकिन पुरुष प्रेम जाहिर करना नहीं जानते। शायद ये कहावतें सही कही गई है। तभी डॉक्टर ने आकर कहा, देखिए पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है, उन्हें तुरंत खून चढ़ाना होगा। आप लोग ब्लड का अख्तियार करेंगे। अजय, रुचि और सुमन जी का ब्लड ग्रुप एक था, इसलिए अजय और रुचि ने उन्हें अपना खून दे दिया। अमन अपनी बहन को फ़ोन कर रहा था, लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसने कार निकाली निशा के घर जाने के लिए और उनके घर देखा तो वहाँ भी कोई नहीं था, ना ही आसपास के लोगों को कुछ पता था। वो वापस लौटने के लिए कार के अंदर ही खड़ा था कि उसे निशा के घर काम करने वाली बाई दिखी, जिसे अमन ने आवाज़ दी। तो अमन को देखते हुए वो तेज कदमों से चलने लगी। तब अमन ने भागकर उसे पकड़ा तो उसने पहले कुछ भी पता होने से इनकार कर दिया। फिर अमन ने जब उसे पुलिस के डर से दिखाया तो उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे इस मामले से दूर रखना। फिर उसने बताया कि कल रात आपके दोनों जीजा में पैसे को लेकर बहस हो रही थी, क्योंकि उन दोनों को बिजनेस में घाटा हो रहा था। दोनों लोग नशे में थे और उनके पैसे को लेकर मामला इतना बढ़ गया कि वो लोग एक दूसरे को मारने लगे। तभी आपकी माँ उठकर उन लोगों के बीच बचाव करने आए तो दोनों लोग आपस में मिलकर उनके साथ ही गाली गलौज करने लगे और कहने लगे कि जाकर अपने घर से पैसे लेकर आओ, तब हमारे साथ रह सकती है। जब उन्होंने कहा कि सारे पैसे तो मैंने तुम लोगों को दे दिए, अब किस मुंह से इतने सालों बाद जाऊंगी पैसे लेने, तब उन लोगों ने गुस्से में आपकी माँ को ही झटका मार दिया और वो दीवार से टकराकर ज़मीन पर गिर गई। उनका सर फट गया, लेकिन किसी को उन पर दया नहीं आई, बेटी को ना ही दामाद को। भैया पिछले 4 साल से जब इन लोगों से व्यापार में नुकसान होने लगा, तब से आपकी माँ ने अपनी बेटी दामाद के घर को नज़रअंदाज कर रही थी। रोज़ रोती थी, पछताती थी। मैंने अपनी आंखों से उन्हें अकेले में रोता देखा। कोई उनसे बात नहीं करता था, रोज़ अपनी मरने की दुआ करती थी। जब चोट लगी तब मेरी मर्द ने उन्हें बेहोशी की स्थिति में पहुंचाया और आप लोगों को फ़ोन किया। वो लोग तो अस्पताल ले जाने के लिए भी राज़ी नहीं थे। कहाँ मरती है तो मर जाए बुढ़िया, वैसे भी कौन सा काम अब करती है, कौन इसे पूछेगा। अमन इतना सुनते ही रोने लगा और अस्पताल आने की बात अजय को बताती है। सारी बातें सुनकर हर कोई सोच रहा है कि पैसे के लिए कोई इतना गिर कैसे सकता है। तब अमन ने कहा, भैया मैं उन लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं उनकी पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दूंगा। उसी पीछे से अमन के पापा सूर्यकांत जी ने कहा, बेटा शांत हो जाओ, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे जज्बात, लेकिन कर्मों की सज़ा तो हर इंसान को सहनी ही है। पहले अपनी माँ को ठीक कराओ, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। 4 दिन बाद सुमन जी को होश आया। डॉक्टर ने बताया कि सुमन जी का होश आ गया है। ये खुशखबरी सुनते ही वो लोग भागकर कमरे में चले गए। लेकिन जब अमन, अजय, रुचि, प्रीति और सूर्यकांत जी कमरे में पहुँचे तो सुमन जी खामोश थी। जब अजय ने डॉक्टर की तरफ देखा तो उसने बताया कि सुमन जी का याददाश्त पूरी तरह से जा चुका है। वो खुद को भी नहीं पहचानती कि वो कौन है। उन्हें कुछ भी याद नहीं है, इसलिए वो आप लोगों को भी पहचान नहीं रही है। सुमन जी का इलाज बहुत जगह चलाया गया, लेकिन कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सुमन जी अब रुचि को माँ बुलाती, बच्चों की तरह खेलती, बच्चे जैसा हरकत करती। उनकी ऐसी हालत देखकर उनके ऊपर दया आती है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता।
सूर्यकांत जी ने पुलिस शिकायत करने से दोनों बेटों को तो मना कर दिया, लेकिन कहते हैं कि बुरा का अंजाम बुरा ही होता है। एक दिन टीवी पर सब एक साथ समाचार देख रहे थे कि उसी न्यूज पे घर के दोनों दामादों का नाम देखकर सब चौंक गए। पुलिस ने उन लोगों को बैंकों से धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का मामले में गिरफ्तार कर लिया था। उनकी पूरी संपत्ति सील करके नीलाम कर बैंकों को कर्ज के वही खाते के सरकार ने ऑर्डर पास कर दिए थे। बोली लगाने और खरीदने वाले आज प्रीति और रुचि थी। पूरी संपत्ति उन दोनों के नाम पर हो गई। जिस खुशी में घर में सक्सेस पार्टी रखी गई थी, आज रुचि के कमरे में आई प्रीति और उसने उसके अंशों का दावा किया। दीदी, उस दिन जो बात अधूरी रह गई थी वो आज कहना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी को दिशा देना, जीवन जीने के महज समझाने के लिए आपका धन्यवाद। अगर उस दिन आप सब सच मुझे ना कहा होता तो शायद मेरी ज़िंदगी की वो आखिरी रात हो जाती और मैंने हार कर मौत को गले लगा लिया होता। तब रुचि ने कहा, प्रीति तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये सब कुछ मैं अकेले कभी नहीं कर पाती। अगर तुम्हारे जैसी समझदार बहन मुझे नहीं मिलती। तो प्रीति ने कहा, यही तो बात है, आपको अपनी बड़ी बहन समझकर हर चीज़ के लिए परेशान करने वाली हूँ। मुझे आज भी अच्छे से याद है जब मैंने आपसे कहा था कि दीदी मेरी ज़िंदगी पलाश की फूल जैसी हो गई है, जो बाहर से दिखने में तो सुंदर है लेकिन इसमें प्यार और अपनेपन की खुशबू ही नहीं है। तब आपने कहा था कि प्रीति, पलाश के फूल की सुगंध भले ही न हो, लेकिन इनमें से तमाम औषधीय गुण होते हैं जिनको जानकर अगर सही तरीके से उनका उपयोग किया जाए तो हम सभी शिकायतों से लड़ सकते हैं और बचा सकते हैं। बस तब तक हमें धैर्य से काम लेना होगा जब तक बीमारी ठीक ना हो जाए। हम औरतों की ज़िंदगी किसी भी हालत में आसान नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें संघर्ष करना ही होता है। इसलिए किसी को छोड़कर चले गए किसी समस्या का समाधान नहीं, क्योंकि इससे हमारा जीवन आसान तो होने वाला नहीं है। हम लौटकर मायके नहीं जा सकते, क्योंकि तब समाज हमारे साथ हमारे परिवार को भी ताने सुनाता, हमारे साथ उनकी कठिनाइयाँ और बढ़ते। ना ही हम अमीर बाप की बेटियाँ हैं, लेकिन हाँ, हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से अमीर ज़रूर बन सकते हैं। और इस समाज में पूर्ण धारणा हो सकती है कि अगर घर की औरतें एकजुट हो जाए तो घर के बाहर और दोनों जगह वो सब कुछ संभाल सकती हैं। और फिर दोनों देवरानी जेठानी बहन बनकर साथ में खुशी खुशी रहने लगी।